दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको शुरू करने से पहले कुछ बातें हम इनके बैकग्राउंड के बारे में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डीपीएसपी होता क्या है। डीपीएसपी एक्चुअल में स्टेट की ऑब्लिगेशंस होती हैं, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टूवर्ड्स देयर सिटीजन्स, यानी कि राज्य के नागरिकों के लिए राज्य की कुछ जिम्मेदारियां हैं, वही हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की पॉलिसीज़, जो कि संविधान के पार्ट 4 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। और इसमें आर्टिकल्स आते हैं 36 से लेकर के आर्टिकल 51। इसको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया है, अपने संविधान में शामिल किया गया है। इसको हम देखते हैं, यानी अगर हम अपने प्रियम्बल को कंसाइज कर देते हैं तो उसमें मेनली 3 गोल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि अचीव करने हैं। ये 3 मेन गोल्स हैं सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। ये ऐसे जस्टिस हैं जिनको कि हमें हमारे संविधान में क्लियरली मेंशन है और इनको अचीव करना है। और इनको अचीव करने की जो कंबाइंड जिम्मेदारी है वो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के ऊपर। फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में डिस्कस किए गए हैं, जिसमें कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक आते हैं, जिनको हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं डीपीएसपी, जो कि पार्ट 4 में है और इसमें आर्टिकल 36 से 51 कवर होते हैं। तो इनको सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके बीच के अंतर को, इनके बीच के डिफरेंस क्या हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है इसमें वो ये है कि फंडामेंटल राइट इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव राइट, यानी कि ये एक तरीके का नेगेटिव अधिकारों की तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि कैसे पता चलता है, तो स्टेट कहता है क्योंकि हमें ये जस्टिस अचीव करने हैं जो कि प्रियम्बल में मेंशन है, तो वो फंडामेंटल राइट में जो मेंशन चीज़ें हैं जैसे कि इनइक्वालिटी, आर्बिट्रेरीनेस, इनको हमें नहीं करना है, इनको हमें अवॉइड करना है। तो ये एक तरीके से नेगेटिव एस्पेक्ट डाल रहे हैं। वहीं जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव राइट, पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा रहे हैं। तो इसमें स्टेट का कहना है कि क्योंकि हमें ये तीनों ही राइट्स अचीव करने हैं, तीनों ही जस्टिस अचीव करने हैं, तो डीपीएसपी में जो चीज़ें मेंशन हैं उनको हमें करना है, जिससे कि हम ये जस्टिस अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही पहले डिफरेंस इस तरीके से पता चलता है। तो वहीं दूसरा जो डिफरेंस है वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट इज़ मोर कंसर्न विद पॉलिटिकल जस्टिस, वहीं डीपीएसपी इज़ मोर कंसर्न विद सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सिंपल सी भाषा में बात कहें तो फंडामेंटल राइट में ज़्यादातर जो राइट्स कहे गए हैं वो पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में कहा गया है। तो वहीं डीपीएसपी में ज़्यादातर जो राइट्स हैं वो सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस की ओर इशारा करते हैं। और तीसरा जो इसका डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, जबकि डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, दीज आर नॉट जस्टिसिएबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे तो क्या पता चल रहा है कि फंडामेंटल राइट आर मोर इम्पॉर्टेंट देन डीपीएसपी। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्लियरली ये ज़रूर कहा गया है कि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाया जा सकता है यदि किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्टली कोर्ट में जाकर रिट जारी करवा सकता है, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन जो आपके डीपीएसपी हैं उनको हम इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो टोटली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो वो ऑप्शनल है, स्टेट उसको दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। उस पर किसी भी नागरिक को ये अधिकार नहीं है कि वो कोर्ट में जा कर के उनका इन्फोर्समेंट करवाए। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि डीपीएसपी मोर नॉट अनफोर्सेबल, ये हमें आर्टिकल 37 से भी क्लियरली पता चलता है। क्योंकि फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 में स्टेट की बात की गई है, तो वहीं आर्टिकल 36 ऑफ डीपीएसपी में भी जो कि डेफिनेशन क्लॉज है उसको डिफाइन किया गया है।
आर्टिकल 37 जो कि क्लियरली बताता है कि ये नॉन इन्फोर्सेबल हैं, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें बताए हैं। जिसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये खुद ही कहता है कि DPSP आर नॉट जस्टिसेबल इन द कोर्ट। सेकंड है कि कोई भी स्टेट है, यानी हमारे कंट्री के गवर्नेंस के लिए DPSP जो है वो फंडामेंटल रिसोर्सेज की तरह है, फंडामेंटल सोर्सेज की तरह हैं, जिससे कि जो हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे देश की जो सरकार है, वो इसको एक तरीके से मौलिक स्वरूप के रूप में समझ रही है, मौलिक रूप में इसको ग्रहण कर रही है। और तीसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि कोई भी स्टेट और गवर्नमेंट अगर कोई भी नया कानून लेकर आती है तो सबसे पहले उनको DPSP को रिस्पेक्ट करना ही होगा, उनको फॉलो करना ही होगा। तो यहाँ पर अब ये लग रहा होगा कि DPSP एक तरीके से स्टेट के लिए मोरल ऑब्लिगेशंस हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको इन्फोर्स करने से पहले, इनके इन्फोर्स करने के पीछे सबसे पहला जो सोर्सेज हैं वो है हम और आप। कोई भी गवर्नमेंट जब सत्ता में आनी होती है, इलेक्शंस होते हैं, तो पार्टीज़ अपने अपने मैनिफेस्टोज पब्लिक के सामने रखती है। उन मैनिफेस्टोज में क्या कहा जाता है कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम ये वादे आपके सामने रख रहे हैं और उनको हम सत्ता में आने के 5 साल के अंदर इनको कंप्लीट करेंगे। अगर उनका पॉपुलर वोट बनता है, अगर उनके मैनिफेस्टो पर, उनके वादों पे अगर पब्लिक रिलाई करती है, विश्वास करती है, तो वो पार्टी सत्ता में आती है और उन 5 सालों के लिए वो पार्टी उन मैनिफेस्टोज में किए गए वादों को पूरा करती है। लेकिन अगर वही पार्टी उन मैनिफेस्टोज में किए हुए वादों को उन 5 सालों में कंप्लीट नहीं करती है तो वो पार्टी अपना पॉपुलर वोट खो देगी और वो अगले 5 साल के बाद जो होने वाले चुनाव होंगे उनमें से वो चुनकर नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए वो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट DPSP को उनको रिस्पेक्ट करना ही होगा, फॉलो करना ही होता है, ताकि नागरिकों का विश्वास जीत सकें। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, यानी DPSP यदि इतनी ही इम्पॉर्टेंट है तो ये नॉन जस्टिसेबल क्यों है? तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तब कुछ राइट्स हमारे ऐसे थे जिनको तुरंत ही लागू करना बहुत ज़रूरी था, और कुछ हमारे बंडल ऑफ राइट्स ऐसे थे जिनको हम चाहकर भी लागू नहीं कर सकते थे। उनको हमें, क्योंकि हम इतने डेवलप फाइनेंशियली और सोशली नहीं थे, जिसकी वजह से हमें कुछ बंडल ऑफ राइट्स को रोकना पड़ा। आर्टिकल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं आर्टिकल 45, जो कि जब संविधान लागू हुआ था हम इतने डेवलप नहीं थे, तो इसीलिए हम उसको फंडामेंटल राइट में हमने उसको नहीं डाला था। लेकिन जब हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, उन आर्टिकल्स को हम सही जगह पर डालते गए, तो उसको हमने डाल दिया DPSP में। वो एक तरीके से स्टेट की पॉलिसी बन गई, स्टेट का ऑब्लिगेशन हो गया, तो वो अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते थे। अब यहाँ पर तो ये बात हो गई हमारे ऑब्लिगेशंस की और इनके इन्फोर्समेंट की। अब यहाँ पर हम एक चीज़ कहीं पे भी इसमें DPSP में मेंशन नहीं है कि इन आर्टिकल्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है, लेकिन इनके कंटेंट के हिसाब से, इनके प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमने इन आर्टिकल्स को 3 कॉलम्स में या 3 प्रोस्पेक्ट्स में इनको क्लासिफाई किया है, जिसमें पहला है सोशलिस्टिक, दूसरा है गांधीयन और तीसरा है लिबरल। इन आर्टिकल्स के कंटेंट में जो बातें कही गई हैं उनके अकॉर्डिंग हमने उन आर्टिकल्स का क्लासिफिकेशन उनके हिसाब से डाल दिया है। अब जैसे कि सोशलिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत वो सारे आर्टिकल्स इसमें मेंशन होंगे जो समाज से संबंधित बातें कही गई हैं, यानी कि समाज के डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो वहीं गांधीयन जो क्लासिफिकेशन है उसमें वो सारे आर्टिकल्स हैं जो कि गांधी जी की सोच से प्रेरित हैं,
जैसे गांधी जी की जो विचारधारा थी वो इन आर्टिकल्स में झलकती है। और लिबरल क्लासिफिकेशन में वो सारे आर्टिकल्स आएंगे जो कि देश के डेवलपमेंट से संबंधित, सोसाइटी के डेवलपमेंट से संबंधित, जिसमें सभी एनिमल्स, पब्लिक, देश का डेवलपमेंट, फॉरेन पॉलिसीज़ की जो बातें हैं वो ज़्यादातर लिबरल्स के क्लासिफिकेशन में कहीं गई। तो इसमें वो सारे आर्टिकल्स मेंशन कर दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हर एक कॉलम में कौन से आर्टिकल्स इसमें मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशलिस्टिक। इसमें जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 38, 39, 39A, 41, 42, 43 और 43A और लास्ट में 47। अब बात करें गांधीयन प्रॉस्पेक्ट्स की, तो इसमें जो आर्टिकल्स शामिल हो रहे हैं वो है 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। और लास्ट है लिबरल। तो लिबरल के अंदर जो आर्टिकल्स शामिल हैं वो है आर्टिकल 44, 45, आर्टिकल 48, 48A, 49, 50 और 51। तो यहाँ पर हमारे डीपीएसपी का एक तरीके से जो बैकग्राउंड है, या हम इसका कह सकते हैं कि जो इसकी पृष्ठभूमि है, बेस है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी अगले आने वाली वीडियो में हम डीपीएसपी के एक एक आर्टिकल्स को हम स्टडी करेंगे और उनके अंदर की बातों को जानेंगे। तो यहाँ का जो हमारा लेक्चर था, या हम कह सकते हैं कि जो जानकारी थी, यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।